प्रिय विद्यार्थियों, धन निष्कासन के बारे में अभी तक हमने देखा। उसका अर्थ क्या है, कितनी मात्रा में निकाला गया, एक अनुमान क्या है, उसके कैसे कैसे धन निष्कासन किया गया, गृह व्यय के नाम पर, कंपनी के लाभांश के नाम पर, विदेशी ऋण पर ब्याज के नाम पर, सैनिक असैनिक व्यय के नाम पर, इंग्लैंड में वस्तुओं के भंडारण के लिए, विदेशी पूंजी निवेश पर ब्याज देने के लिए, विदेशी बैंक, बीमा, नौवहन कंपनियों के रूप में, इतने सारे तरह से धन निष्कासन किया गया। अब इसका प्रभाव तो पड़ना स्वाभाविक है, बहुत अधिक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, और इसके प्रभाव को अब हम चर्चा करेंगे। जैसे कि दादा भाई नौरोजी ने इसको कहा है कि इविल ऑफ ऑल इविल्स, धन निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा है और भारत की निर्धनता और दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण बताया है। दादा भाई नौरोजी के अनुसार इंग्लैंड भारत का लहू चूस कर उसे समाप्त कर रहा है, वो भारत को खोखला कर रहा है। यह दादा भाई नौरोजी का कहना सही था। 1905 में सुंदरलैंड को लिखे गए एक पत्र में उन्होंने कहा, दादा भाई नौरोजी ने, कि भारत की अवस्था बहुत बुरी है, उसकी स्वामी और दास की अवस्था नहीं है, परंतु उससे भी गिरी हुई है। हम दासों से भी गिरे हुए स्थिति में हैं। यह एक ऐसे लूटे हुए राष्ट्र की अवस्था है जहां लुटेरा लगातार लूट रहा है और फिर भी साफ बचकर निकल जाता है। भारत में अंग्रेज़ों से पहले भी बहुत से लुटेरे आते रहे, लेकिन वह लुटेरे लूट कर चले जाते थे। लेकिन यह लुटेरा तो सिर पर बैठा हुआ है। पुराने मध्ययुगीन लुटेरों की और अंग्रेजी लुटेरों की तुलना करते हुए एक अन्य आलोचक ने भी लिखा है कि पुराना लुटेरा केवल धनी आदमी की दुकानों को लूटता था, जहां धन एकत्रित होता था, और छोटे गांव तथा झोपड़ियों को नहीं लूटता था। उसकी तुलना में यह ईस्ट इंडिया कंपनी साम्राज्यीय लुटेरा सबसे छोटे, सबसे गरीब और दूर के क्षेत्रों में भी पहुंच गया है, और इस प्रकार से अंग्रेजी शोषण की पद्धतियां कम कष्टदायी तो अवश्य हैं, परंतु अधिक पक्की और वह रक्त चूसने की तरह से हैं। दादा भाई नौरोजी ने एक बार और कहा था कि भारत का धन बाहर जाता है और फिर वही धन भारत में ऋण के रूप में आ जाता है, और इस ऋण के लिए और अधिक ब्याज, एक प्रकार से ऋण कुचक्र बन गया था। यह चालू हो गया और चलता रह रहा था। यह आरसी दत्त इसी के बारे में लिखते हैं कि भारतीय कवि की उपमा का उल्लेख किया, जिसमें राजा अपनी जनता से अधिक कर ग्रहण करना सूरज के पृथ्वी से उस पानी को प्राप्त करने के समान होता है जो वर्षा के रूप में पुनः भूमि को दे देता है। लेकिन यहाँ तो सूरज पानी भारत से ग्रहण करता है और वर्षा केवल इंग्लैंड को ही करता है, यानी यहाँ से सोख लेता है। आरसी दत्त ने लिखा कि यहाँ की जितनी चीज़ें हैं, धन दौलत है, सोना चांदी है, सोख लेता है, उसे ले जा कर के इंग्लैंड में ही गिराता है। हमें भारतीयों को कोई फ़ायदा नहीं होता। एक जगह दादा भाई नौरोजी ने नैतिक विकास की ओर भी इंगित किया और कहा, इससे तात्पर्य यह है कि भारतीय लोगों को उनके देश में भी विश्वास और उत्तरदायी पदों से बाहर रखा जाता है। भारत में ही उत्तरदायी पदों पे नहीं है।
उन्होंने आगे भी लिखा है कि आत्मा और बुद्धि का चातुर्य और श्रेष्ठता तो प्रकृति सभी देशों को देती है। भारत के लिए एक खोया हुआ देश है, इसलिए प्रशासन की आधुनिक प्रणाली के अधीन भारतीय जाति का 3 रूप से ह्रास हो रहा है। वास्तव में हर तरह से इन्होंने इसको लूटते गए। वही लूट का धन फिर यहाँ व्यापार में लगा दिया, फिर व्यापार में भी घाटा न होने पाए, उसका भी पूर्ति भारत से किया, फिर वो पैसा ले लिया। यह लगातार चलता रहा। डॉक्टर मॉरिस डी मॉरिसस ने गर्भावधि सिद्धांत पर आधारित अधिक बल दिया और कहा कि इंग्लैंड की भूमिका ने एक चौकीदार का आरक्षण दिया, एक तर्क संगत प्रशासन दिया और एक प्रकार की सामाजिक छत्रछाया दी जिसके आधार पर आर्थिक विकास होने की संभावना थी। भारतीय विद्वानों ने विदेशी पूंजी के दुरुपयोग और कम उपयोग की ओर संकेत किया है और यही दर्शाया है कि साम्राज्यवादी प्रशासन जानबूझकर देश को कम विकास की ओर ले जा रहा था। रानाडे ने भारत के आर्थिक पिछड़ेपन के समाजशास्त्रीय कारण भी दिए हैं, उन्हें दोहराया गया है। इस तरह से देखते हैं कि धन निकास के सिद्धांत ने एक ऐसी भाषा में जो साधारण व्यक्ति की भाषा में समझ में आ सकती थी, अंग्रेजी शासन के शोषण की ओर ध्यान दिलाया। स्वतंत्रता युद्ध के दिनों में धन के निकास का सिद्धांत अंग्रेजों के भारत में अंग्रेजी प्रशासन को बदनाम करने के लिए एक सरल नारा बन गया। वास्तव में यह एक तरह से सोच दूसरी होती है, कहीं दूसरी है। मुख्य बात यही है कि सबने शोषण किया और शोषण का प्रभाव हर तरफ पड़ा। जैसे अब हम औद्योगिक नीति की बात करें तो इसका प्रभाव हुआ उद्योगों पर। उद्योगों का क्या हुआ? भारतीय हस्तशिल्प का बहुत बड़ा ह्रास हो गया। यह स्वाभाविक ही था। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और भारतीय व्यापार का स्वरूप बदल गया। अब भारत मुख्य रूप से निर्यात करने वाला देश था, परंतु अब आगे चलकर आयात करने वाला देश बन गया। हमने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि इंग्लैंड वालों ने यह रोक लगा रखी थी कि कोई भी भारत का सूती कपड़ा या रेशमी कपड़ा उपयोग में नहीं लाएगा। विलियम बेंटिंग की सरकार ने 1834 में स्वयं कहा है, इस दुर्दशा का व्यापार के इतिहास में जोड़ नहीं। भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी हैं। निश्चित तौर पर बहुत अधिक हमारे हस्तशिल्प को नुकसान हुआ। डॉक्टर D.R. गाडगिल भारतीय हस्तशिल्प के ह्रास के 3 कारण सबसे प्रमुख रूप से बताए थे। एक तो भारतीय राजा बढ़िया हस्तशिल्प को संरक्षण देते थे, उत्तम शिल्पियों को वेतन देकर अपने यहाँ काम में लगाए रखते थे, वे नष्ट हो गए। दूसरे, प्रशासन की स्थापना के बाद भारत के समाज में एक परिवर्तन आया। भारत में यूरोपीय पदाधिकारियों और शिक्षित वर्ग ने नया रूप अपनाया। वह विदेशी रहन सहन अपनाने लगे, विदेशी उद्योगों को संरक्षण देने लगे, सभी भारतीय पक्षों वस्त्र, पहनावा, रहन सहन को ही की दृष्टि से देखने लगे। तीसरा, विकसित मशीनी माल की तुलना में भारतीय उद्योग मुकाबला नहीं कर सकते थे।
इसीलिए भारतीयों के हस्तशिल्प के ह्रास हुए। डी बसु ने भी लिखा है कि भारत से हस्तशिल्प के ह्रास का जो कारण था, एक तो यह है कि भारत पर मुक्त व्यापार की प्रणाली थोप दी गई, दूसरे भारतीय निर्माताओं के माल पर इंग्लैंड में आयात करने पर बहुत अधिक शुल्क देना पड़ता था। भारत से कच्चे माल का निर्यात किया जाता था और वहाँ से बना बनाया माल आता था। भारतीय माल पर आते जाते दोनों तरफ से कर दिए जाते। विदेशी निर्माताओं को उद्योग लगाने के लिए सुविधाएं दी जाती थी और भारतीय शिल्पियों को अपने रहस्य पर देने को उनको बाध्य करना पड़ता था। व्यापार में मेले और प्रदर्शनियों का लगना था। यह सब कारण बने जिससे सब ह्रास होता चला गया और वास्तव में धन निष्कासन का ही एक परिणाम था कि यहाँ का ह्रास होना स्वाभाविक था। कृषि नीति को अगर देखते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो था वो कृषि पर आधारित थी और कृषि को इन लोगों ने ग्रामीणीकरण कर दिया। जो ग्रामीणीकरण था अर्थव्यवस्था, उसका ग्रामीणीकरण कर दिया। अब इनके पास कुछ भारतीयों के लिए नहीं रखा इन्होंने। 1833 के चार्टर एक्ट ने यूरोपीय लोगों को भारत में जाकर बसने, वहाँ संपत्ति खरीदने की अनुमति दे दी। अब अंग्रेजी पूंजी भारत की चाय, कॉफ़ी, नील, पटसन की वाटिकाओं, इन सब में इंडस्ट्री उन्होंने देखा और लगाया। भारत सरकार ने उन्हें हर तरह की सुविधा दे दी। भारत सरकार यानी ध्यान रखना है, अंग्रेज सरकार, भारत ने नहीं दिया, भारतीयों ने नहीं दिया। और इससे भी यहाँ का ग्रामीणीकरण हो गया कि ये सब चाय, नील, कहवा बेचेंगे और ये कंपनियाँ लगेंगी बाहर विदेशों में और फिर वहाँ से बन करके हमारे कपास ले जाएंगे और वहाँ से बना के ले आएंगे। यहाँ केवल कपास उत्पादन करो। केवल भारतीय कृषि जो है वो ग्रामीण कृषि बन गई और जो कृषि है वो एक वाणिज्यीकरण कर दिया। पहले हम खाने पीने की चीज़ें, हर तरह की चीज़ें उत्पादन करते थे। इन लोगों ने खाने पीने की चीज़ों को कुछ कम कर दिया और इतना हो गया कि हमारे खाने के लिए नहीं रह गया और मजबूर किया गया कि ये कपास, पटसन, मूंगफली, तिलहन, गन्ना, तंबाकू, मसाले, फल, इस तरह के सब्जियां, इस तरह की चीज़ों को ही बोएं। वाणिज्यीकरण में सबसे अधिक चाय, रबड़, इस तरह के चीज़ों के लिए उन्होंने बहुत अच्छे से कहा कि इसको करो और मंडियां हैं और हम खरीदेंगे, और वो अपने भाव पे खरीदते थे। नील को लेकर के तो आप जानते हैं कि बहुत बड़ा आंदोलन हुआ भारत में और तिकठिया इनके सिस्टम बना गए थे। तो ये सब करने से वाणिज्यीकरण इन्होंने कर दिया, लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी था कि हमारे खाने वाली चीज़ें भी हमारे पास कम हो गई और ये केवल वाणिज्य की चीज़ें हम उत्पादन करने लगे कृषि के। तो कुछ 1866 में जब मंदी आई तो मारा गया किसान, जिसके फलस्वरूप गाँव में ऋणग्रस्तता बढ़ गई, अकाल पड़े, दक्कन में कृषि दंगे हुए। ये सब अंग्रेज़ों की देन है। और भारत में कृषि नीति के साथ ही इन्होंने अकाल नीति भी इस तरह बनाई जो हमारे हित में न हो। भारत कृषि प्रधान देश रहा है और मौसम पर आधारित यहाँ की फसलें हुई। मौसम अगर ख़राब हुआ तो फसलों में नुकसान हुआ, बाढ़, सूखा, इस तरह की बातें बार बार आती और इनसे भयंकर अकाल पड़ता। 1837 का अकाल पड़ा, 1857 में अकाल पड़ा, 1860 का अकाल हुआ, 1873 में हुआ, इससे पहले 1868-69 में हुआ, 1876-77 में अकाल पड़े। बार बार अकाल पड़ते रहे और लाखों लोग इसमें मारे जाते रहे।
लेकिन अकाल नीति पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया। इनका पहला ध्यान और थोड़ा सा ध्यान अगर आया तो 1880 में आया, जब स्ट्रेची ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अकाल आयोग के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कहा कि अकाल के समय स्वस्थ व्यक्तियों को राहत कार्यों में नियुक्त किया जाए और उन्हें पेट भरने योग्य पारिश्रमिक दिया जाए। अकाल आयोग का अनुमान था कि 15% किसान परिवार ऐसे कार्यों का लाभ उठाने को तैयार हो जाएंगे। दूसरा, विशेष परिस्थितियों में स्थानीय व्यापारियों को अनाज के वितरण का कार्य सौंपा जाए और उन पर करीब से नियंत्रण रखा जाए। तीसरा, अकालग्रस्त भू क्षेत्रों से भू लागान स्थगित कर दिया जाए या समाप्त कर दिया जाए और किसानों के कर्जे की व्यवस्था की जाए, जिससे कि किसान बैल, बीज या व्यवस्था कर सकें, खरीद सकें। चौथा यह कि राजस्व में 15 लाख पाउंड का विशेष कोष तैयार किया जाए, जो अकाल के समय लगान कम करने या माफ़ करने के काम आ सके और अकालग्रस्त क्षेत्र में नहरें खोदने और रेलवे का काम किया जाए। पांचवा, केंद्र के नियंत्रण में स्थानीय अकाल कोड का निर्माण किया जाए और इसी सुझाव के बाद एक स्थायी कोष की स्थापना की गई थी। इससे 1883 में जो अकाल कोड निर्माण किया गया, उसके बारे में स्मिथ ने बहुत प्रशंसा की कि ये बहुत बड़ी बात है, इस तरह कर दिया गया। यद्यपि अकालग्रस्त क्षेत्रों में भू राजस्व स्थगित करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन इस समय कोई काम किया नहीं गया। जो बातें कही गई थी वो केवल कहने तक थी। कोड का निर्माण किया गया, लेकिन जब 1899 से 1901 के बीच अकाल पड़ा, तो इस अकाल कोड के औचित्य को देखने का समय आया, तो ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आया कि कोई समाधान किया गया हो। समस्या वैसे की वैसे रही। इस तरह से अकालों का दौर चलता रहा और अकाल से संबंधित बहुत अधिक काम नहीं किए गए। कभी कभी अंग्रेज़ों ने अकाल के समय में भू राजस्व माफ़ किया, लेकिन यह बहुत नॉमिनल था, बहुत कम था। सरकार इसकी तरफ बहुत अधिक ध्यान नहीं दी। अंग्रेज़ों का एक ही काम था, यहाँ से लेना, लूटना, ले जाना। वो यहाँ के मनुष्यों के बारे में, यहाँ के व्यक्तियों के बारे में, उनके जीवन स्तर ऊंचे करने के बारे में तो कभी सोच ही नहीं सकते थे। इसलिए वह उतना ही करते थे जितने से उनकी कंपनी और उनके देश को फ़ायदा हो, यहाँ से लूट करके माल ले जा सकें। तो आज बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए यहाँ वीडियो को रोकते हैं, अगले वीडियो में इससे आगे की बातें करेंगे। धन्यवाद।